नमस्कार, स्वागत है आपका कचहरी में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। कभी कभी ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को हिलाए हुए हैं। एक बयान देते हैं, एक फैसला करते हैं, एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं और उसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगता है। आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या है? वो इतने अनप्रिडिक्टेबल क्यों हैं? कचहरी में आज ट्रंप की पर्सनालिटी की पूरी फाइल आपके लिए खोलेंगे। क्या खाना है, क्या पीना है, ये किसी की पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन देश के करीब 125 साल पुराने मेडिकल संस्थान लखनऊ के केजीएमयू में छात्रों की थाली के मेन्यू को वहां के प्रशासन ने सेट कर दिया है। कचहरी में केजीएमयू में मेडिकल बैन की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको हम बताएंगे। क्या कोई व्यवस्था इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो सकती है? झारखंड में एक आदिवासी शख्स बैंक में अपने पैसे जमा होने के बावजूद इलाज के लिए पैसे नहीं निकाल पाया और चल बसा। उसकी जिंदगी पर बैंक की केवाईसी कैसे भारी पड़ गई, इसकी फाइल खोलेंगे रात 10:30 बजे। लेकिन सबसे पहले ट्रंप की शख्सियत की बात, जिनकी वजह से दुनिया में एक अजीब तरह की हलचल मची हुई है। साल 2014 में सलमान खान की एक फिल्म आई थी किक, और बड़ा मशहूर डायलॉग था, मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। आज दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी शायद यही सोच रही है, क्योंकि ट्रंप भी किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं। You cannot do that, Donald. You cannot do that. I said I can do that. In fact, I'm just signing it. जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि क्या आपने कभी शतरंज का ऐसा खिलाड़ी देखा है जो हर चाल चलने से पहले खुद ही बोर्ड पलट दे? क्या आपने कभी ऐसा नेता देखा है कि जिसके अगले फैसले का अंदाजा उसके सबसे करीबी सहयोगी भी ना लगा सके? और क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया रोज सुबह उठकर सबसे पहले एक ही आदमी का बयान पढ़ती है, और वो शख्स है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के बयानों, उनके फैसलों और उनके अंदाज की वजह से आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये हो गया है कि क्या ट्रंप दुनिया को चला रहे हैं या दुनिया ट्रंप के मूड के हिसाब से चल रही है? ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को अपने खेल की प्रयोगशाला बना दिया है। उन्होंने दुनिया को ऐसी कठपुतली बना दिया है जो उनकी उंगलियों की हरकत पर नाचने को मजबूर है। और ट्रंप का दावा है कि वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लीडर हैं। उन्हें हर चीज का पता है। Nobody knows this stuff better than me. Nobody knows more about taxes than I do and income than I do. Nobody knows more about construction than I do. Nobody knows more about campaign finance than I do. Nobody knows consultants better than me. कभी-कभी लगता है कि ट्रंप ने दुनिया को एक ऐसी लेबोरेटरी बना दिया है जहां देश हैं, सरकारें हैं, बाजार हैं, सेनाएं हैं और इन सब पर लगातार प्रयोग हो रहे हैं। कभी टैरिफ बढ़ा दो, कभी वापस ले लो, कभी किसी देश को दोस्त बता दो और अगले ही दिन उसे सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दो। दुनिया अनुमान लगाती रह जाती है और ट्रंप अगली चाल चल देते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ अमेरिका की ताकत नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति की अनिश्चितता है, उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। ईरान युद्ध में ट्रंप की पर्सनालिटी की सबसे खराब और हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली। किसी दिन ऐसा लगता कि अब जंग तय है, फिर दूसरे दिन शांति की बात होने लगी, फिर मिलिट्री एक्शन, बम, बारूद, मिसाइलें, फिर बातचीत, फिर धमकी, फिर डील। They are begging to make a deal. They are begging to make a deal. 2 दिन पहले ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों से 20% फीस वसूलने का ऐलान किया और अगले ही दिन पलट गए। और गुमान ऐसा कि ट्रंप खुद को जीनियस तक कहने से नहीं चूकते। I'm an extremely stable genius. I am the chosen one. President Xi and the Chinese Xi. ट्रंप ने अपनी राजनीति के स्टाइल को क्रिकेट के किसी T20 मैच जैसा बना दिया है। कभी जंग, कभी शांति, कभी बम, कभी बिजनेस, कभी प्रतिबंध, कभी समझौता। आप अपना माथा पकड़ लेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। ट्रंप भले ही दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो इस समय दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल शख्स भी हैं। दुनिया हर बार यही सोचती रह जाती है कि ट्रंप चाहते क्या है आखिर। No, get those lights off! Off!
Turn them off. They're too bright. Turn them off. Turn them off. Let's go. Ready? Turn off the lights. ऐसा लग रहा है कि ये अनिश्चितता ही ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। वो शायद इस फिलॉसफी पर यकीन रखते हैं कि राजनीति में अगर आपका विरोधी आपकी अगली चाल पढ़ ले तो आधी लड़ाई वहीं हार जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपकी अगली चाल का अनुमान ही न लगा सके तो वो हमेशा बचाव की मुद्रा में रहेगा। यानी ट्रंप सिर्फ फैसले नहीं लेते, वो अनिश्चितता को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। I know more about drones than anybody. Nobody knows much more about technology, this type of technology, certainly, than I do. Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I know the H-1B, I know the H-2B. Nobody knows it better than me. Nobody understands the president, but I think I understand him as well as anybody. अब तो आलम ये हो गया है कि दुनिया के बड़े बड़े नेता, कूटनीतिज्ञ, विश्लेषक, शेयर बाजार, तेल बाजार, सब ट्रंप के एक बयान का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि अगले 5 मिनट में दुनिया किस दिशा में मुड़ने वाली है। जैसे पिछले हफ्ते ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़फायर खत्म होने की घोषणा की तो क्रूड ऑयल के भाव 5% चढ़ गए। ट्रंप ने 2 दिन पहले हॉर्मुज में जहाजों से 20% फीस लेने की घोषणा की तो क्रूड ऑयल के भाव चढ़कर $85 तक पहुंच गए। ट्रंप ने अप्रैल 2025 में टैरिफ का ऐलान किया तो अमेरिकी शेयर बाजार में एक ही दिन में $2 ट्रिलियन यानी 193 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने चीनी सामानों पर टैरिफ को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट की तो शेयर बाजार में फिर से एक ही दिन में 193 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। और आपको पता है कि ये $2 ट्रिलियन यानी 193 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं? दुनिया के केवल 11 देशों की जीडीपी ही $2 ट्रिलियन यानी 193 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि दुनिया में 180 से ज्यादा देशों की पूरी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन से भी कम है। तो जितनी 180 देशों की अर्थव्यवस्था है उतना पैसा तो ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने डुबो दिए। इसीलिए ट्रंप की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ उनके भाषण नहीं बल्कि उनके मनोविज्ञान को, उनकी साइकी को भी पढ़ना पड़ता है। ट्रंप शायद दुनिया के पहले ऐसे बड़े नेता हैं जो पॉलिसी से ज्यादा पर्सनालिटी के सहारे राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति का शायद सिर्फ एक ही नियम है कि उसमें कोई परमानेंट नियम नहीं है। ट्रंप के लिए आज जो बात सही है कल वो गलत भी हो सकती है। आज जिस समझौते की वो तारीफ करते हैं कल वही सबसे खराब बताया जा सकता है, जैसे ईरान के साथ पीस डील में हुआ। पिछले महीने की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 39 से ज्यादा बार दावा कर चुके थे कि ईरान के साथ डील हो गई। इस तरह के क्लेम करने के लिए ट्रंप पहले कार्यकाल में बड़े बदनाम भी रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल यानी 2017 से 2021 के बीच कुल 30,573 झूठे या भ्रामक दावे किए थे। तो यू टर्न, झूठ, भ्रम, पलटना, ये सब ट्रंप की राजनीति के हथियार हैं। आज जो अमेरिका के सहयोगी हैं कल वो ट्रंप के निशाने पर भी हो सकते हैं। जैसे उन्होंने नाटो के सहयोगी देश इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर बड़ी अशोभनीय टिप्पणी कर दी और उसका जवाब मेलोनी ने भी बड़ा करारा दिया। कई लोगों को ये सब अराजकता लगती है, लेकिन ट्रंप के सपोर्टर्स इसे स्ट्रैटेजी भी कहते हैं ताकि उनको लेकर भ्रम बना रहे। उनका मानना है कि अगर सामने वाला आपकी सोच नहीं पढ़ सकता तो वो आपको रोक भी नहीं सकता। यानी ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार बम, मिसाइल, ड्रोन नहीं बल्कि मिस्ट्री है। China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large. Don't worry about that, baby. I love babies. I love babies. I hear that baby crying. I like it. Actually, I was only kidding. You can get the baby out of here. डोनाल्ड ट्रंप की फितरत ये है कि वो हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज की दुनिया में जो चर्चा से बाहर हो गया उसे कोई फिर नहीं पूछेगा। इसीलिए ट्रंप सिर्फ फैसले नहीं लेते, वो इसे एक बड़ा इवेंट बना देते हैं। वो सिर्फ बयान नहीं देते, दुनिया भर में हलचल पैदा कर देते हैं। और यही उनकी राजनीति का एक्स फैक्टर है। अगर सबसे अलग दिखना है तो सबसे अलग करना भी पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये दुनिया सिर्फ सुपर पावर की सनक, सरप्राइज और अनिश्चितता के सहारे चलाई जा सकती है, या फिर एक दिन यही अनिश्चितता दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगी। इतिहास हमें सिखाता है कि चौंकाने वाली राजनीति चुनाव तो जिता सकती है, लेकिन दुनिया को हमेशा स्थिर नहीं रख सकती। और शायद
यही सवाल आने वाले बरसों में डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी होगा। ट्रंप की वजह से ईरान और अमेरिका का टकराव अब उस मुकाम पर है जहां समझौते और सीज फायर हॉर्मुज के पानी में डूब चुके हैं। लेकिन बात अब मलबे में तब्दील होती इमारतों की नहीं है, बल्कि दुनिया की उस नस को दबाने की है जिससे दुनिया की इकोनॉमी के शरीर में खून यानी खनिज तेल दौड़ता है। ईरान का नेक्स्ट टारगेट क्या है? ओमान की खाड़ी के बाद अब लाल सागर की लहरों पर युद्ध का खतरा कैसे बढ़ गया है? ईरान का नया हॉर्मुज मोमेंट क्या है? कचहरी में महासंकट की नई फाइल। मिसाइलों का ये शो, सुसाइड ड्रोन्स की ये उड़ान, ईरान पर बरसता बारूद, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पलटवार। ईरान जंग को इस वक्त इन शब्दों से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन तनाव की आग अब खाड़ी से निकलकर पूरी दुनिया को झुलसाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने चेतावनी की किताब खोली और उसका एक और पन्ना दुनिया को पढ़कर सुना दिया। कह दिया अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटा तो अमेरिका उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बमों से उड़ा देगा। Getting rid of the bully of the Middle East. Iran was the bully of the Middle East. They bullied Iraq. They bullied every country. There was fear all over the Middle East with other countries. I understand that, but there was fear. But there's no fear anymore because their military capability has been knocked to hell, and there's no fear. I think the Middle East is coming together like it's never come together before. You can't have a dominant factor like Iran that would kill 52,000 protesters. पेंटागन के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में ईरान ने 7 कमर्शियल जहाजों पर भीषण हमले किए, लेकिन ईरान भी धमकियों का हिसाब रख रहा है। तेहरान का दावा है कि इन नए अमेरिकी हमलों में अब तक 30 से ज्यादा बेगुनाह नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें IRGC के 7 सैनिक भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के इस हमले में ईरान शहर की 388वीं ब्रिगेड के 7 सैनिक शहीद हो गए हैं। कई अन्य घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस अपराध में शहीद हुए लोगों के पाक खून का बदला लेना निश्चित और जल्द होगा। ईरान की सेना अल्लाह की मदद और दूसरे सशस्त्र बलों के साथ मिलकर अमेरिकी दुश्मन की इस आक्रामकता का निर्णायक जवाब देगी। बयान के बीच बदले की कार्रवाई शुरू कर दी गई। IRGC ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन में अमेरिकी डिफेंस एसेट्स को एक बार फिर टारगेट किया। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC के ड्रोन्स ने कुवैत के मीना अब्दुल्ला में मौजूद अमेरिकी सेना के लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया। ईरान की फार्स न्यूज का दावा है कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों के हैंगर और कई MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। कहा तो ये भी गया कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के कमांड सेंटर, ईंधन डिपो और मानव रहित बोट्स के कंट्रोल सेंटर पर ईरान ने सुसाइड ड्रोन से अटैक किया। इन हमलों के जरिए ट्रंप को मैसेज था, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अमेरिका ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन क्या वे जमीनी स्तर पर अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे? जो लोग ईरान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, वो क्या हासिल कर पाए हैं? हम काम करके जवाब देते हैं और अपनी जमीन के हर इंच की रक्षा करते हैं जिस पर हमारा विश्वास है। वो जिस बदतमीजी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उन्हीं पर लागू होती है, हम पर नहीं। पहला कदम यह है कि आपसी एकता बनाए रखी जाए। समाज में दरार पैदा करने वाली कोई भी बात हमारी ताकत को कम कर देती है। लेकिन ईरान का असली और सबसे खतरनाक दांव खाड़ी के इन हमलों से कहीं बड़ा है। हॉर्मुज के बाद ईरान ने लाल सागर में बिसात बिछा दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब हूती विद्रोहियों के जरिए लाल सागर के स्ट्रैटेजिक एंट्री पॉइंट यानी बाब अल मंदेब को पूरी तरह ब्लॉक करने की तैयारी में है। लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यह समुद्री रास्ता 20 मील यानी लगभग 32 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है, जिसे हूती आसानी से निशाना बना सकते हैं।
हर साल दुनिया का करीब 12% व्यापार इसी रास्ते से होता है, जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। अप्रैल में इस रास्ते से तेल की सप्लाई दोगुनी होकर 72 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गई थी। अगर यहाँ खतरा बढ़ता है तो मालवाहक जहाजों को अफ्रीका के नीचे से घूमकर जाना पड़ेगा। इससे जहाजों का किराया बढ़ेगा और सफर में कई हफ्तों की देरी होगी। ईरान कभी भी बातचीत की मेज पर नहीं हटा। अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU को खत्म किया था। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चाहते हैं कि ईरान वापस आए, लेकिन ये एक ऐसी मांग है जो पूरी नहीं होगी। अमेरिका की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए ईरान अमेरिका से बातचीत की पहल करने वाला पहला देश नहीं होगा। हम अमेरिका से बातचीत की पहल नहीं करेंगे। जहाजों का आना जाना अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब नोट करने वाली बात यह है कि जंग के बीच सऊदी अरब ने अपने तेल को बचाने के लिए लाल सागर का रास्ता चुना, लेकिन ईरान इसे युद्ध खत्म करने वाली डूम्सडे स्विच नहीं, बल्कि अमेरिका को झुकाने के लिए बड़े मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और IRGC ने इस प्लान पर मोहर भी लगा दी। कह दिया कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को अब उन अन्य तेल और गैस निर्यात मार्गों के बंद होने के लिए तैयार रहना चाहिए जो उनके हितों की रक्षा करते हैं। इस इलाके के तेल और गैस का निर्यात या तो सबके लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। वहीं हूती पहले ही कह चुके हैं कि दुनिया को अब $200 प्रति बैरल तेल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो क्या ईरान का प्रेशर पॉइंट काम करेगा और इजराइल इस सिचुएशन को लेकर क्या सोचता है? हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। मैं आपको बस एक बात कह सकता हूं, बल्कि मैं ईरान के नेताओं से ये कहूंगा, अगर आप हम पर हमला करते हैं तो ये सोचें कि सब कुछ शांत रहेगा। ये ना सोचें कि वह चीज दोबारा होगी, क्योंकि ये दोबारा नहीं होगा। पिछला हमला काफी जबरदस्त था। इस बार का जवाब अलग तरह से होगा और कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। वो दिन गए जब कोई हम पर हमला कर सकता था और उन्हें बदले में जबरदस्त मार नहीं झेलनी पड़ती थी। हमने ईरान में एपिक्स ऑफ एविल के साथ ऐसा ही किया था और कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके साथ हम ऐसा करते रहेंगे। हम इसी तरह काम करते हैं। इजराइल की धमकी क्लियर है, लेकिन एक्सपर्ट्स अब इस रास्ते को पूरी तरह बंद करने को लेकर ईरान का आखिरी रिजर्व कोड मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सिचुएशन जल्द कंट्रोल नहीं हुई तो ये टकराव अंतहीन और विनाशकारी खींचतान की तरह दिख सकता है। दाम का हमारे पास कंट्रोल नहीं है। उस दाम का कंट्रोल ना होना, अगर जो ये सेंटीमेंट्स आते हैं कि सप्लाई में बाधा आएगी, तो वो सेंटीमेंट से दाम बढ़ते हैं। और दाम का इनडायरेक्टली भारत सरकार या किसी भी सरकार के पास कोई तोड़ नहीं है उसका, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट प्राइस है और उसका प्राइस का डायरेक्टली महंगाई पर और सारी इन्फ्लेशन पर असर आता है और ये कैस्केडिंग इफेक्ट आता है, तो आम वस्तुएं तक महंगी होती हैं। और इसके लिए नो डाउट कि हमें एक तैयार रहना पड़ेगा। स्थिति खराब हो सकती है, दाम बढ़ सकते हैं, वो किसी के हाथ में नहीं है। और जब दाम बढ़ेंगे तो उसमें क्या सरकार रिलैक्सेशन देगी या स्टेट गवर्नमेंट कैसे देगी, टैक्सेस में रिलैक्सेशन देगी, ये सारे बात की देखने की बात है। अब कोई कहता है कि ईरान 2 चोक पॉइंट को पंगु बना सकता है। किसी का तर्क ये है कि बाबल मंदेब को बंद करना ईरान के लिए एक परमाणु विकल्प यानी न्यूक्लियर ऑप्शन जैसा है। यानी बात अब सिर्फ 2 देशों के अहंकार की नहीं, बात पूरी दुनिया के वजूद की है। अगर $200 प्रति बैरल तेल की ये धमकी हकीकत में तब्दील होती है तो दुनिया में महंगाई, भुखमरी और मंदी का वो ट्रिपल अटैक हो सकता है जिसकी कल्पना आधुनिक इतिहास में शायद कभी नहीं की गई होगी। महंगाई, भुखमरी और मंदी की मार पीओके भी झेल रहा है, वो भी 8 दशक से। लेकिन अब उसने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। खुले तौर पर यह कहना शुरू कर दिया है कि पीओके आजाद नहीं है, बल्कि ये विवादित इलाका है, वो इलाका जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया। पीओके के लीडर्स ने मुजफ्फराबाद चलो की कॉल दी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज लोगों पर गोलियां बरसा रही है। पीओके में इसी महीने चुनाव होने हैं। इस्लामाबाद चाहता है कि हमेशा की तरह उसी के इशारे पर चलने वाली सरकार बने, लेकिन पीओके खुद तकदीर तय करना चाहता है। सवाल यही है कि क्या इस बार पीओके को उसका वाजिब हक मिल पाएगा। ये कोई मामूली नारा नहीं है, ये वो आंधी है जो पीओके में 78 साल से गढ़े पाकिस्तान के अवैध कब्जे के तंबू उखाड़ फेंकने निकली है। ये वो नारा है जो इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरानों की पसीने छुड़ा रहा है।
ये हुनकार उस दमनकारी हुकूमत के खिलाफ है जिसने दशकों दशक से कश्मीरी आवाम को अपने बूटों तले रौंदा है। अब इस जुल्म के निजाम से आजादी पाने का प्रण पीओके ने लिया है। ये इस वक्त क़यादतें मौजूद हैं और उन क़यादतों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है। पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूक की जंग खत्म। जब जुल्म का पानी सर के ऊपर चढ़ गया तो पीओके की आवाम ने मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर दिया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। रावलाकोट से लेकर कोटली और मीरपुर तक सड़कों को छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन गोलियों और लाठियों के साए में भी कश्मीरियों के कदम थमे नहीं। पीओके की आवाम जुल्म के खिलाफ सीना ताने खड़ी है। ऐलान हो चुका है कि अब पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर पीओके से पैक होकर रहेगा। 78 साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे, पुत्र है चूरन पुराना हो गया। रावलाकोट तू जरा पिंडी टाइम ना डब्बा जाना ना उसने चूरन बेचो, हूं चूरन तो सारा कश्मीरी को आजाद कश्मीरी तरफ भी तवज्जो दो, जिसकी तुसा आजाद आने हो असा ते कौन आने सा ये आजादी है लोगो। आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे, उन हादी कोली एगो पुत्र सिर दर्दरी गोली नहीं है जड़ी बार बार सही खा का गोली नहीं, आंख भी कोनी होनी। शहबाज सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए साजिशों का हर वो खिलौना खेल खेला जो खेल सकती थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को फंसाने के लिए झूठे हथियारों की बरामदगी का नाटक किया गया, लेकिन सच दुनिया के सामने है। निहत्थे नागरिकों पर सीधे गोलियां चलाई गई। इस खूनी दमन में अब तक 28 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब पीओके का बच्चा जुल्म का हिसाब मांग रहा है। और ये गुस्सा बेवजह नहीं। पाकिस्तान दशकों से पीओके के संसाधनों को दोनों हाथ से लूटता आया है। इसी वजह से पीओके की आवाम आर पार के मूड में है। आवाम एक्शन कमेटी का साफ अल्टीमेटम है कि गिरफ्तार नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए, इंटरनेट बहाल, आटे बिजली पर टैक्स खत्म। ये मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन पाकिस्तान के वजूद को हिलाकर रख देगा। बगावत के शोले कैसे धधके हैं इसकी गवाही रावलाकोट से आई ये तस्वीरें देती हैं। यहीं से अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च के हुंकार को और इसी ताकत का ट्रेलर पीओके इस्लामाबाद को दिखा रहा है। पता है कि सावन में महीना है और तेज तरीन बारिश हुई है, उस बारिश ने बावजूद जिंदा दिलाने कश्मीर एक यूर लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्राउंड ने अंदर मौजूद हैं, दरेक ने अंदर 41 दिन तो मौजूद हैं और इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह ए अवामी समंदर चंद लम्हे बाद चंद मिनटा तो बाद इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह सारा काफिला रावलाकोट की तरफ रवाना हुआ उसी जिन्हें बदबख्ता। पीओके से उठी हक हुकूक की आवाज को चलने के लिए मुनीर सेना क्या कुछ कर रही है, इस्लामाबाद कितनी बौखलाहट में, इसका प्रमाण भी देखिए। पीओके में बख्तरबंद गाड़ियों की चहलकदमी दिखती है। सादी वर्दी में 17,000 से ज्यादा जवान पाकिस्तान मैदान में उतारे हैं। खाने पीने की चीजों की नाकेबंदी हो गई है, बावजूद इसके आजादी की लौ और जुल्म से लड़ने की। कचहरी में अब कहानी उस सवाल की है कि किसी इंसान की निजी पसंद और किसी संस्थान के अधिकार की सीमा आखिर कहां तक होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या कोई संस्थान अपने परिसर में रहने वाले छात्रों की थाली तक पहुंच सकता है? क्या उसे ये तय करने का अधिकार है कि हॉस्टल में रहने वाले नॉन-वेज खा सकते हैं या नहीं? लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में हॉस्टल के खाने को लेकर एक ऐसा फैसला आया जिसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या समस्या खाने की है या व्यवस्था की?
लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, देश का लगभग 121 साल पुराना संस्थान, जिसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 8 है। कायदे से तो इस ऐतिहासिक मेडिकल संस्थान को इसकी एकेडमिक उपलब्धियों या यहाँ होने वाले रिसर्च की वजह से चर्चा में आना चाहिए था, लेकिन केजीएमयू खबर बना है स्टूडेंट्स के खाने की थाली की वजह से। जी हाँ, खाने की थाली, जिस पर अब केजीएमयू प्रशासन की निगरानी हो। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है कि हॉस्टल में छात्र अब खुद नॉनवेज खाना नहीं पका सकेंगे, ना मटन, ना चिकन, ना फिश और ना ही दूसरे नॉनवेज। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के चीफ प्रोवोस्ट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, सभी छात्रावासों के मेस और कैंटीन में मांसाहारी भोजन न पकेगा, न परोसा जाएगा। छात्र छात्राओं के खाने में प्रोटीन के लिए शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। यानी करीब 125 साल पुराने संस्थान में अब एक नया फूड कोड लागू हो गया है। जिस संस्थान में डॉक्टर बनते हैं, वहाँ उन डॉक्टरों की डाइट कोई और ही तय कर रहा है, लेकिन सवाल चॉइस का है। यही बात केजीएमयू के छात्रों को अखर रही है। अब मुझे नहीं पता कि उनका और क्या रीज़न है, तो इस अगर रीज़न की वजह से वो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये सही है। नॉन वेजिटेरियन बनना चाहिए। गलत है। मेरा ओपिनियन है कि मेस में जब नॉनवेज मिल रहा है एक अफोर्डेबल प्राइस में, हमें वीक में 2 दिन मिल जाता था। अब ये है कि बाहर से ऑर्डर करना है, एक तो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा था। सब लोग वेजिटेरियन नहीं और सब लोग नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, तो दिस इज़ नॉट द पॉइंट कि हम एक चीज़ को स्टॉप करें, एक को नहीं करें। लाइक देयर शुड बी अ वे इन बिटवीन। इस तरह की रोक को कैसे देखते हैं आप कि नॉनवेज नहीं खाने दिया जाएगा? इस तरह की रोक को कैसे फैसले के तौर पर देखते हैं? ये तो ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो हमसे बेहतर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग को जो पसंद है नापसंद वही हम आपसे बता रहे हैं कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरी वाइफ खाती है, मैं उसको मना भी नहीं करता हूँ। हालांकि केजीयू एडमिनिस्ट्रेशन बताता है कि केजीएमयू में 3 तरह की मेस चलती हैं। 30% मेसों का संचालन केजीएमयू करता है, 40% मेस का संचालन मेडिकल छात्र कोऑपरेटिव बनाकर करते हैं, 30% मेस वो होती है जिसमें MSMD करने वाले हर छात्र को कमरे में किचन की व्यवस्था मिलती है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नॉनवेज पकाने और परोसने पर रोक किन मेस में लगी है। केजीएमयू प्रशासन द्वारा चलाई जा रही 30% मेस में नॉनवेज नहीं बनेगा। मेडिकल छात्रों द्वारा चलाई जा रही 40% मेस में नॉनवेज पर कोई पाबंदी नहीं है। हर कमरे में जहां किचन की व्यवस्था है, वहां भी नॉनवेज पर कोई बंदिश नहीं है। हमारे यहाँ 3 तरह की मेसें हैं। 30% मेसों का संचालन केजीएमयू करता है, 40% मेसों का संचालन बच्चे कोऑपरेटिव बना के अपने हिसाब से चलाते हैं, और 30% कमरों में जो सुपर स्पेशलिटी के बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो MSMD के बाद DMMCH करते हैं, जो 25 साल अबव होते हैं, उनके हर कमरे में मेस सैटेलाइट रूम की तरह किचन का प्रावधान है। जिनका किचन का प्रावधान है उनके लिए नॉनवेज पर कोई बंदिश एडवाइजरी नहीं है। जो 40% कोऑपरेटिव मेसेज हैं उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, यानी ये दोनों ग्रुप अपनी मर्जी इच्छा के हिसाब से नॉनवेज बना सकते हैं, बना रहे हैं। 30% जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज हैं उसमें अभी रोका गया है। मैं इसको केवल एक उदाहरण से बताता हूं। अगर आप एक रोड पे जाते हैं और 10 रेस्टोरेंट हैं और 3 वेज हैं और 7 नॉन वेज हैं, तो आप वेज रेस्टोरेंट में घुस के नहीं कह सकते कि मुझे खाना दो नॉन वेजिटेरियन। हमने बंद नहीं किया है, हमने विकल्प दिया है, इसको सेग्रीगेट किया है। 3 मैसेज हमारी जो यूनिवर्सिटी से संचालित है उसमें नॉनवेज नहीं परोसा जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो बच्चे अगर चाहें तो दूसरी मेसों का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन जब तक केजीएमयू प्रशासन ये सफाई जारी करता, तब तक तीर कमान से निकल चुका था। अब ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मसला नहीं रहा। देश में जहां भी खाने पीने को लेकर इस तरह के फैसले हुए, वो किसी न किसी तौर पे सियासी रंग दे ही लेते हैं। फिर यूपी में तो ये चुनावी साल है, जाहिर है इसे सियासी मुद्दा बनती देर नहीं लगी। देखिए, इससे ज्यादा बेतुका सर्कुलर कभी नहीं हो सकता है। मैं खुद उसी संस्थान से पढ़ा लिखा हूं और हम उन समय पढ़ते थे जब सभी मेस में हर तरीके से खाना खाया जाता था और साफ सुथरा तरीके से खाया जाता था। अफसोस ये है कि सरकार की चाटुकारिता और नेताओं की चाटुकारिता करने की हद यहाँ तक आ गई। एक सबसे बड़ा चिकित्साई संस्थान जहाँ पे दुनिया का टॉप ब्रेन आता है, वहाँ आप ऐसे बेतुका सर्कुलर लगा के आप क्या बताना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कितनी बैकवर्ड है ये समझ में आ जाती है। तो मेहरबानी करके वो करिए जिससे जनहित हो, वो मत करिए जिससे अखबार की सुर्खियां बन जाए। इसमें कौन सी बात हो जाएगी कि नॉन वेज न खाएं? मैं खुद शुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं दूसरे को विवश नहीं करता वो क्या खाता है क्या पीता है, प्रतिबंधित न हो
तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। तो ये आदेश तुगलकी फरमान है, वो तुगलकी फरमान जो लिखित नहीं है, मौखिक कहा गया है। और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन केजीएमयू उसका पालन करता है तो समाजवादी पार्टी समझती कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा, मन मर्जी से विश्वविद्यालय और प्रदेश को चलाने का प्रयास हो रहा है। और समाजवादी पार्टी आनंदीबेन पटेल के पिछले 2 बयानों की और इस मौखिक बयान की भी निंदा करती है। अब चूंकि फैसला बीजेपी की सरकार वाले राज्य की यूनिवर्सिटी में हुआ तो जाहिर है सवाल बीजेपी से भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस फैसले को यूनिवर्सिटी के अधिकार से जोड़ दिया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे। मैं समझता हूँ इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कहने से काम नहीं चल पाएगा कि इसे विवाद का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। जब आप किसी की थाली का मेन्यू तय करेंगे तो विवाद होगा ही, और ये अकेले सिर्फ केजीएमयू का मसला नहीं है। दिसंबर 2019 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने अपने परिसर में सभी तरह के नॉनवेज पर बैन लगा दिया था। जनवरी 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज ने नॉनवेज खाना परोसना बंद कर दिया। तो क्या केजीएमयू इसी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है? क्या इस नॉनवेज बैन को देश के दूसरे संस्थानों में भी लागू किया जा सकता है? यही हमने अपने मेहमानों से डिबेट के दौरान पूछा। आचार्य विक्रमादित्य तो ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा फैसला है, इस पर तो लागू करना ही चाहिए और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फिर केरला में कब लागू होंगे, ये नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटीज में कब लागू होंगे, कश्मीर की यूनिवर्सिटीज में कब लागू होंगे, मुझे बताइए। देश सरकार क्या इस पर फिर कोई सेंट्रल पॉलिसी बनाएगी? फिर अगर हमारे ही डिबेट के पैनल में प्रवक्ता जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो इस विषय को इतना पुख्ता तरीके से अगर बता रहे हैं तो होना चाहिए फिर देश में लागू। सोचना चाहिए सरकार को फिर इस बारे में भी। देखिए आचार्य, हम जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि जो लोग चिंता करते हैं, जो हलाल हिंदू चिंता करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के में गाय खाना अलाउ कर देते हैं, तो मैं इनसे कहती हूँ कि संविधान में जो ट्राइबल्स को अधिकार दिए हुए हैं उनको बदलने की पहल आप कर दीजिए, शुरुआत तो करिए। वहां पे खड़े हुए और कहिए कि ट्राइबल्स को जो अधिकार संविधान में मिले हुए हैं उनके रीत रिवाज खान पान को लेकर वो खत्म कर दो। दरअसल सवाल इससे आगे का है। संविधान हमें अपनी मर्जी से खाने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण मिला है। ऐसे में कोई एक आदेश खान पान की आदतें कैसे बदल सकता है, वो भी तब जबकि खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बताता है कि भारत में नॉनवेज खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। NFHS 5 के साल 2019 से 2021 के सर्वे के मुताबिक 15 से 49 साल तक की उम्र के लगभग 83% पुरुष और लगभग 70% महिलाएं मांसाहारी हैं। सवाल ये भी है कि विश्वविद्यालय जैसी जगह में जहां अलग अलग जातियों, क्षेत्रों, संप्रदायों, संस्कृतियों और यहां तक कि विदेशों से भी बच्चे पढ़ते हैं, वहां इस तरह का आदेश कितना प्रैक्टिकल है? केजीएमयू का विवाद इसलिए बड़ा है क्योंकि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का फैसला नहीं रहेगा, ये एक बड़े सवाल में बदल गया है। क्या संस्थान छात्रों की सुविधा और सुरक्षा के नाम पर उनकी जीवन शैली भी तय कर सकते हैं? क्या हॉस्टल का कमरा सिर्फ रहने की जगह है या वहां रहने वाले व्यक्ति की कुछ निजी स्वतंत्रताएं भी होती हैं? आज अगर बहस सिर्फ इस बात पर रुक जाएगी कि कौन सा खाना सही है और कौन सा गलत, तो शायद असली मुद्दे से दूर चले जाएंगे। असली मुद्दा है क्या व्यवस्था सुधारने का सबसे आसान तरीका प्रतिबंध लगाना है या फिर एक बेहतर सिस्टम बनाना।